welcome to this very special conversation. It's a critical moment for Jammu and Kashmir, particularly historic because the political landscape has changed drastically and dramatically since the abrogation of Article 370 and revocation of its special status. But we aren't here for a political interview. I'm here to interview the constitutional and administrative head of Jammu and Kashmir, Lieutenant Governor Manoj Sinha ji. Thank you so much for speaking to NDTV. Thank you, thank you. सर, एक शिफ्ट दिख रहा है. लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं देर रात तक कैंपेनिंग कर रहे हैं. जो लोकसभा में 35 इयर्स का रिकॉर्ड टूटा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर जिन्होंने इस स्टेट को काफ़ी सालों से देखा है, अब काफ़ी साल हो गए आपको यहाँ पर, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जो लोकसभा में दिखा वही इंथुजियाज्म असेंबली में भी दिखेगा? देखिए, जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए उसमें एवरेज वोटिंग परसेंटेज जो है 58.4 था JNK का. अगर मैं कश्मीर वैली की बात करूं तो इट वाज 50.6. तो मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह से लोगों ने उत्साह के साथ लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी यहाँ के आम मतदाता ने भाग लिया. जम्मू कश्मीर के लिए ये एक उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है क्योंकि 35 वर्षों में इतना मतदान हुआ नहीं था. अब उसके अर्थ क्या निकलते हैं? पहला, कि लोकतंत्र की जड़ें यहाँ भी गहरी हैं और यहाँ की आवाम ने लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था व्यक्त की है. ठीक है, स्वाभाविक है कि इसके कारण कई रहे हैं. पिछले 4-5 वर्षों में जो यहाँ शांति हुई है, प्रगति हुई है, विकास हुआ है, समृद्धि हुई है, और एक हमारा पड़ोसी जो लगातार गुमराह करता था यहाँ के लोगों को, मुझे लगता है कि अब यहाँ के लोगों को ये विश्वास हो गया है कि हमारा भविष्य भारत के साथ है, उस देश के साथ नहीं हो सकता जो अपने नागरिकों को न्यूनतम नागरिक सुविधाएं भी नहीं दे पा रहा. तो ये बहुत ही, मैं मानता हूँ कि अच्छी उपलब्धि है. युवा हो, महिला हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया. और विधानसभा के चुनाव में मैं जो अनुमान कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके भागीदारी लोगों की दिख रही है. एंड आई एम क्वाइट श्योर कि असेंबली में वोटिंग परसेंटेज पार्लियामेंट से ज़्यादा होगा. सर, इस पे ही थोड़ा रहते हैं. इलेक्शन पार्टिसिपेशन पे बात करें तो जमायत इस्लामी का पार्टिसिपेशन दिख रहा है. वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को बैक कर रहे हैं, कैंपेनिंग ओपनली कर रहे हैं, और उनकी पहली रैली सिंस 1987 वो भी दिख रही है. ये वही लोग हैं जो बॉयकॉट कॉल में पार्टिसिपेट करते थे हुर्रियत के साथ. जमात का इस चुनाव में शामिल होना आप कैसे देखते हैं? ये केवल जमात नहीं है, कई इस तरह के तत्व हैं जो चुनाव के मैदान में हैं, जो पहले चुनाव का बहिष्कार हो इसका नारा देते थे. पाकिस्तान जो कॉल देता था उसके साथ जुड़े हुए थे. ऐसे बहुत सारे लोग हैं. मेरी उसमें रुचि नहीं है. मुझे लगता है कि एक बात हमें ये समझनी चाहिए कि हमारा देश संविधान और कानून से चलता है. भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है. लोकसभा चुनाव में भी कुछ लोग इस तरह के चुन के आए जिस पर चर्चा देश में हुई. मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के अनेक उम्मीदवार हैं. मुझे ऐसा लगता है कि इस पर एक कॉन्सेंसस देश के पॉलिटिकल पार्टीज को बनाना चाहिए. देश की संसद में इस पर बहस होनी चाहिए, और अगर ऐसे तत्वों को रोकना है तो एक सर्वानुमति से कानून बनाना चाहिए भारत निर्वाचन आयोग को, सबकी सहमति के आधार पर. अनटिल अनलेस इस तरह का कोई कानून बनता है, मुझे लगता है कि इस देश में किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है. जो शर्तें हैं उनके अनुसार ही चुनाव लड़ सकता है. इस बार 44% कैंडिडेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट्स हैं. ये शिफ्ट आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि जो ट्रेडिशनल पार्टीज थीं
जो जम्मू एंड कश्मीर पर इतने साल से उनकी हुकूमत चलती आती रही थी, कभी पीडीपी कभी एनसी, उससे शिफ्ट दिख रहा है? इंडिपेंडेंस इतने ज़्यादा क्यों हैं इस बार? कि उसको दो तरह से आप देख सकती हैं। माने सैद्धांतिक रूप से हम बात करें तो हेल्दी डेमोक्रेसी ये है कि 4-5 पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर होनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव में देखेंगी तो यहाँ चुनाव को लेकर के बड़ी भ्रांतियां नहीं हैं। जब पहला यहाँ चुनाव हुआ विधानसभा का तो एक पॉलिटिकल पार्टी के उस समय टोटल असेंबली सीट थी 75, लद्दाख वजह पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के 30 लोग निर्विरोध अनअपोज जीत गए। वहाँ उस समय यहाँ बड़ी चर्चा होती थी कि दो तरह के एमएलए, एक जनता के चुने हुए एमएलए हैं और एक कलेक्टर साहब के एमएलए। तो यहाँ के लोगों ने कभी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन देखा ही नहीं था। पहली बार 1977 में मोरारजी भाई जब प्रधानमंत्री हुए तो जो चुनाव हुआ तो यहाँ के लोगों ने स्वच्छ मतदान देखा। और अनेक लोग यहाँ मिलते हैं मुझे, या लोगों की धारणा है कि अगर पहले निष्पक्ष चुनाव हुए होते तो शायद इस दिशा में जम्मू कश्मीर न जाता। गुरेज एक असेंबली सेगमेंट है, आज भी है। 1996 में 2700 से थोड़ा ज्यादा वोट पा करके एक आदमी एमएलए होता है और वो 700 वोट से जीतता है। तो ये लो टर्नआउट ऑफ वोटर, अगर उसको एक दृष्टि से आप देखें तो वो भी एक इट वाज ए पार्ट ऑफ रिगिंग। ज्यादा उम्मीदवार लाने उसमें कई कारण हैं। एक तो अब यहाँ के लोगों की और खास तौर से युवाओं और महिलाओं की आकांक्षाएं भी देश के बाकी हिस्से के युवाओं और आकांक्षी महिलाओं से मेल खाने लगी हैं। यहाँ के लोग भी नए सपने देख रहे हैं। और 3 टियर पंचायती राज सिस्टम जब यहाँ लागू हुआ, डीडीसी के चुनाव हुए, पहली बार हुए आज़ादी के बाद, तो 73-74% से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया। उससे एक नई एस्पिरेशन आई और हम लोगों ने भी कोशिश की कि फंड, फंक्शन और फंक्शनरी ये तीनों चुने हुए प्रतिनिधियों को दिए जाएं। तो डिस्ट्रिक्ट अपेक्स का जो बजट होता है वो भी चुने हुए प्रतिनिधि, पंच, सरपंच, डीडीसी के मेंबरान, डीडीसी मेंबरान, चेयरमैन, ये डिसाइड करने लगे। तो एक नई आकांक्षा का जन्म हुआ है, लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ा है और जम्मू कश्मीर के विकास में 32,000 चुने हुए प्रतिनिधियों का बड़ा रोल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके कारण दल उम्मीदवार भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं और उन चुनाव में जो लोग जीत करके आए थे वो सोच रहे हैं कि हम वहाँ जीते, हो सकता है विधानसभा में भी जीते। तो ये पॉजिटिव साइन दिख रहा है। सर, मैंने ना कल परसों में बहुत सारे युवाओं से बात की। एस्पिरेशंस की जो आप बात कर रहे हैं वो शायद हमेशा कहा जाता था दिल्ली और श्रीनगर का एस्पिरेशंस मैच नहीं करता है, पहले एक नैरेटिव था। वो उन लोगों का था कि जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये सब की चर्चा कर रहे थे। तो एक वो व्यू है। एक व्यू है पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो कहती हैं कि जो आप आंकड़े केंद्र सरकार बताती है कितने जॉब्स क्रिएट हुए हैं वो सही नहीं है। जो आंकड़े केंद्र सरकार बोलती है कि 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है वो पेपर पर है, लेकिन उसने रियल लाइफ ऑफ द डे नहीं देखा है। देखिए, मैं दोनों प्रश्नों का आपको उत्तर देता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो मैं आपको बताऊंगा वो 100% सत्य होगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट पूरे देश में एक चुनौती है। युवा को रोजगार चाहिए और देश में नहीं, दुनिया भर में विकसित देशों के सामने भी एक बड़ी चुनौती आई है कि कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, जो रोजगार किस तरह के होते हैं, एक सरकारी नौकरी और दूसरा सरकारी नौकरी नहीं तो बाकी कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यहाँ 4,80,000 सरकारी पद हैं। जो रिक्तियाँ थीं पिछले 4-5 वर्षों में हमने 42,000 नियुक्तियाँ की हैं सरकारी क्लास 3, क्लास 4 की, और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पुलिस सर्विस के अफसर, बाकी अफसर भी अपॉइंट किए हैं। और मैं बहुत जोर दे करके ये बात कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर और देश को बताना चाहता हूँ कि इन 42,000 नियुक्तियों में एक नियुक्ति पर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता है। जिसकी मेरिट थी वही सिलेक्ट हुआ है
ट्रांसपेरेंसी के अलावा कोई दूसरा कारण नहीं। हाँ, एक समय था जब यहाँ पर्चियों पर सिफारिश पर नौकरी मिलती थी, वो ज़माना लद गया। तो एक फ्रंट पर ये काम हुआ, जो रिक्तियाँ बनती जा रही हैं उनको हम भरते जा रहे हैं। दूसरा, कैसे लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। जम्मू कश्मीर में क्या क्या सेक्टर हो सकते हैं रोजगार के? सब लोग टूरिज्म की बात करता है। मैंने वो भी एक पार्ट है, मैं कई चीजें बोलूंगा। जी। आपने भी इंडस्ट्री का जिक्र किया। जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, स्वाभाविक रूप से रोजगार बढ़ा है। आज़ादी के बाद मैंने 47 to 2021 कुल 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में यहाँ आया है। 2021 में न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के लिए स्वीकृत किया। और मैं चुनौती के साथ ये आज बात कर रहा हूँ कि देश के किसी राज्य में इतना इंसेंटिव इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं है जितना जम्मू कश्मीर में है। वी आर नंबर 1 इन द कंट्री। कितने का इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुआ है? 70,000 जो आंकड़ा आप बता रहे हैं वो गलत है। 1,25,000 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को प्राप्त हुए। 8,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो गया, माने वो प्रोडक्शन शुरू हो गया। 18,000 करोड़ से ज़्यादा, 19,000 करोड़ से थोड़ा कम, ये काम जमीन पर चल रहा है। उसमें से कुछ यूनिट 4 महीने में फंक्शनल हो जाएंगी, माने 1 साल के अंदर ये सब फंक्शनल हो जाएंगी। बाकी जो प्रपोजल हमारे पास हैं, सबको जमीन देने की स्थिति हमारी नहीं है। जो बचे प्रपोजल उसमें 60 to 65% लोगों को हम जमीन दे पाएंगे। लैंड बैंक बढ़ाने की हमने कोशिश की है। 46 नए इंडस्ट्रियल स्टेट यहाँ बन रहे हैं। लैंड बैंक हम बढ़ा रहे हैं। लैंड लॉज में भी जो आवश्यक परिवर्तन करना था, बड़े रिग्रेसिव कानून यहाँ थे, उसको बदला है। और हम पूरी कोशिश करेंगे शिद्दत के साथ कि जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए हैं उनको अधिक से अधिक हम ज़मीन पर उतार सकें। अब MR ग्रुप का माल, उत्तर भारत का सबसे बड़ा माल श्रीनगर में बन रहा है, MR बना रहा है। IT टावर MR बना रहा है श्रीनगर और जम्मू में। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में पहली बार श्रीनगर में खुल रहे हैं। जम्मू में भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपोलो का बन रहा है। कुछ लोग दुष्प्रचार करते हैं कोई बड़ा ग्रुप नहीं है। मैं आप श्रीनगर में, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहीं से थोड़ी दूर पर चले जाइए, लस्सीपुरा के आगे JSW स्टील की एक बड़ी कंपनी है जी। वो लोगों के घर बनाने के लिए शीट बनाने का काम, उसका 3-4 महीने पूरे होने जा रहा है, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ऐसे अनेक कंपनियां हैं। जो विम्बलडन के लिए जो टॉवल बनाती है कंपनी गुजरात वाली, वो जम्मू क्षेत्र में रोजगार कर रही है। तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। मित्तल ग्रुप ने अभी आवेदन किया है 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये ठीक है कि अब देश में हमारे यहाँ क्या है कि अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा ये आते हैं तभी इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन उससे भी आज अभी तक मैं समझता हूँ कि पिछले इस पॉलिसी के कारण 70,000 नौजवानों को रोजगार मिला है। और पूरा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जब हकीकत में बदल जाएगा तो 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लेट मी कंप्लीट प्लीज। सेकेंड, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, डेयरी, फिशरी, सो एंड सो ऑन। 13 लाख परिवार हैं जम्मू कश्मीर के, किसान हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। 2,62,000 फार्मर हमारे ऐसे हैं जो मार्जिनल फार्मर हैं। इनके लिए हमने एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बनाया HADP के नाम से। एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट में जो एलाइड डिपार्टमेंट, उनमें जो बजट हम देते थे वो तो दे रहे हैं, उसके अलावा 5,013 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा और देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों की सलाह से बना है। 29 प्रोजेक्ट हमने डिजाइन किए। उससे भी 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कम से कम 70,000 एग्री एंटरप्रेन्योर बनेंगे। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। अभी पैडी का कल्टीवेशन अनंतनाग से मैंने शुरू किया था, मैं वहाँ गया था। HADP की 29 प्रोजेक्ट हैं। एक अनंतनाग का नौजवान जो मल्टी नेशनल कंपनी में काम करता था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, वो 3 मिनट बोला उसने कहा साहब हमने नौकरी से रिजाइन कर दिया और HADP की 3 प्रोजेक्ट लेके हम काम कर रहे हैं। 6 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। एक यंग गर्ल
30 साल या 28 साल की होगी, कश्मीर यूनिवर्सिटी से उसने मैनेजमेंट किया था, रिजाइन करके नौकरी से, वो भी HDP का लाभ है। ये दूसरा। तीसरा, टूरिज्म, अनप्रेसिडेंटेड टूरिज्म में ग्रोथ हुई है यहाँ। और वो टैक्सी वाला हो, ऑटो वाला हो, शिकारा वाला हो, हाउस बोट वाला हो, खोमचे वाला हो, होटल वाला हो, माने ढेर सारे लोगों को रोजगार बढ़ा है और यहाँ की इकॉनमी में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जिस होटल वाले को आप जानते हैं, जाके पूछिए, 3 साल में एक नया होटल उसका अलग बन गया है। तो ये बड़ी संख्या में इसके कारण भी रोजगार मिलते हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपए के आज हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट मिल रहे हैं जी। उसमें भी यहीं के लोग काम कर रहे हैं। 3200 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसमें भी यहीं के लोग काम कर रहे हैं। ये मोटी मोटी बातें हमने बताई। अब अंतिम बात, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की भी रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बहुत सारी स्कीम्स हैं। PMEGP पूरे देश के लोग जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब असली तथ्य मैं आपको बताता हूं कि जम्मू कश्मीर की आबादी देश की आबादी की 1% है। पिछले 2 साल से लगातार वी आर नंबर 1 इन द कंट्री। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हमसे पीछे है, मध्य प्रदेश हमसे पीछे है, चाहे वो यूनिट स्टेब्लिश करने का मामला हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने का मामला हो। अनेक स्कीम है भारत सरकार की, हमारी अपनी स्कीम है। एक नया डिपार्टमेंट ही हमने बना दिया, मिशन यूथ मुमकिन करके एक स्कीम है, जरा पूछिएगा। वो कमर्शियल व्हीकल जो छोटी वाली, उसमें 80,000 हम सब्सिडी देते हैं नौजवान को। टाटा या अशोक लैंड 81,000 वो देता है, 1 साल कोई उनको प्रीमियम नहीं देना है। तो जिसने 1 गाड़ी खरीदी वो 2 गाड़ी खरीद लिया। मुमकिन, परवाज, राइज टुगेदर, हौसला, तेजस्विनी, लड़कियों के लिए अनेक कार्यक्रम हमने चलाए, उसमें भारी मात्रा में रोजगार मिला है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, 8 लाख हमारी बहनें और बच्चियां आज सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि उनके बिजनेस को स्केल अप करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, जो हुनर यहाँ के लोगों में, कालीन ये देख रही हैं, शॉल आप देख रही हैं, तो GI टैगिंग और QR कोड के बाद लंबे समय बाद एक्सपोर्ट का अपवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है। पिछले साल, मैंने 2 साल पहले जो एक्सपोर्ट हो रहा था कारपेट का, पश्मीना का, बाकी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का, वो डबल हो गया है। इस साल और बढ़ने जा रहा है। तो ये सब इसके कारण रोजगार ही सृजित होता है। कुछ लोगों की आंख में ऐसा चश्मा है, उन्हें नहीं दिखाई पड़ेगा। बैक टू विलेज एक कार्यक्रम हम करते हैं, पिछले 4 साल से कर रहे हैं। पंचायत में जो बाकी काम और माइटाउन लेते हैं वो तो लेते ही हैं, उसमें एक प्रमुख काम रहता है कि हर पंचायत से यूथ को आइडेंटिफाई करना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख का ऋण बिना कोलेटरल के मिल जाता है। सर आपने 1 मिनट 24 जनवरी को जम्मू में 92,000 नौजवानों को 939 करोड़ रुपए बैंक ने फाइनेंस किया, उनकी होल्डिंग भी करते हैं। तो ये बड़ी संख्या में 6 लाख से ज़्यादा युवा हैं जो आज हमारे इंटरप्रेन्योर बन गए, छोटे मोटे वो बिजनेसमैन बन गए। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, बावजूद इसके मैं ये मानता हूँ कि अभी भी लोग हैं जिनको रोजगार नहीं, और कोशिश हम कर रहे हैं कि इस अभी अनेक कोशिशें इसके लिए की जा रही। वेलकम मूव्स हैं सर, बहुत ही बधाई आपको कि इतना एफर्ट्स किया जा रहा है। शायद इसीलिए अब कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो रूल्स के मुताबिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, आपका पावर बढ़ा है, उसके वजह से आपका सीनियर ब्यूरोक्रेसी और उस पर रोल भी आपका ज़्यादा बड़ा रहेगा। तो इसी पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, कुछ चीज़ें कंट्रोवर्सी खड़ी करने के लिए की जाती हैं। आप NDTV की सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अगर किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर के अधिकार बढ़ाने हैं तो व्यवस्था क्या है देश में? देश की संसद इसे अप्रूव करती है, ठीक है ना? ये कोई, आप पार्लियामेंट कवर कर रही हैं जी, कभी ये बिल आया पार्लियामेंट में? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो अक्टूबर 2019 में देश की संसद ने पारित किया था, और
देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब 370 और 35 का फैसला दिया तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी चैलेंज हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की उस पर मुहर है, उसमें एलजी के अधिकार नहीं थे। एमएचए ने केवल उसे नोटिफाई किया है। क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूँ आपको भी और जो लोग सुन रहे होंगे। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अधिकारों के चक्कर में किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोग चुन करके आएंगे, जो भी सरकार बनेगी। मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि चुनी हुई सरकार का उद्देश्य क्या होगा, पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंसी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यही होगा ना। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आने वाली सरकार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर एजेंडा यही होगा तो एलजी का और एलजी ऑफिस का 100% समर्थन चुनी हुई सरकार को होगा। फिर टकराव कहाँ? तो ये जो टकराव दिल्ली में दिख रहा है, वही बोल रहे हैं कि शायद यहाँ पर भी रिपीट हो जाएगा, क्योंकि ये भी यूनियन टेरिटरी है, वो भी यूनियन टेरिटरी। मैंने आपको एजेंडा बता दिया। अगर ये एजेंडा ये है तो मैं वेलकम करूंगा और मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा गवर्नमेंट को। जितने कदम गवर्नमेंट चलेगी उससे एक कदम कम रहूं मैं, ऐसा नहीं करूंगा, जरूर उतने चलने की कोशिश करूंगा ताकि शांति, सुरक्षा, समृद्धि, रोजगार के अवसर यहाँ उपलब्ध हो। ये चुनाव को क्या आप देखते हैं एक स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स स्टेटहुड? आप लोगों को मैंने जानकारी है और मुझे लगता है कि आप भी जानती हैं, बाकी लोग भी जानते हैं। जब 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में बिल आया था तो देश के गृह मंत्री जी ने जो बात कही थी, मुझे लगता है कि चीजें उसी सीक्वेंस में चल रही हैं। उन्होंने कहा था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकेंड, स्टेटहुड थर्ड एट अप्रोप्रिएट टाइम। अब यहाँ 7 असेंबली सेगमेंट सीटें बढ़ गई। कई लोग कह रहे हैं साहब चुनाव में बड़ी देर हुई। मैंने टीवी पर भी बहस में देखता हूँ, बड़े बड़े पैनलिस्ट भी ये बात कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी। केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो असेंबली सीट बढ़ी उसकी बाउंड्री कौन डिसाइड करता है? चीफ सेक्रेटरी तो कर नहीं सकते थे, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का कर नहीं सकता था। इस देश में जो व्यवस्था है वो चुनाव आयोग का काम है। तो डिलिमिटेशन कमीशन जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में बना। 2 साल की मेहनत के बाद उसने डिलिमिटेशन का काम पूरा किया। 2022 नवंबर तक वो काम पूरा हुआ। अब 7 साल पुरानी वोटर लिस्ट थी तो 7 साल में तो बहुत सारे लोग, 11 साल के लोग मतदाता हो गए। उनका नाम जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? उसके बाद चुनाव लायक परिस्थिति बनी। भारत के निर्वाचन आयोग ने यह समझा कि लोकसभा के साथ नहीं कराएंगे, लोकसभा के बाद कराएंगे और चुनाव हो रहे हैं। स्टेटहुड का जहां तक सवाल है, जो बात संसद में कही जाती है आप तो उसकी गंभीरता समझती हैं। इट्स एन अश्योरेंस और इट विल बी गिवन एट अप्रोप्रिएट टाइम। प्रधानमंत्री जी अभी 21 जून को यहाँ आए थे योगा दिवस के अवसर पर, तो उस दिन भी उन्होंने कहा कि जल्द चुनाव होंगे और यहाँ के लोगों को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मनोज सिन्हा जी, कश्मीर लार्जली पीसफुल है, श्रीनगर और ये कश्मीर में दिख रहा है पीस दिख रहा है, लेकिन एक शिफ्ट दिख रहा है टेरर एक्टिविटीज़ में जम्मू की तरफ। इनकाउंटर अभी कुछ 24 घंटे पहले भी हुआ है। तो चुनाव कैसे होगा? सिक्योरिटी चैलेंज आप देख रहे हैं? देखिए, ये चैलेंज जब मैं आया था तो कश्मीर में ज़्यादा था और देश भी सोचता था कि कश्मीर से कब ख़त्म होगा। तो एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, या मैं कहूँ कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, गृह मंत्रालय और भारत सरकार के सहयोग से एक रणनीति बनाई गई। और रणनीति ये थी कि केवल आतंकवादी गिनना हमारा काम नहीं है, आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को ख़त्म करना है। उस दिशा में काम हुआ और मैं आज कह सकता हूँ कि जिन भी तंजीमों के नाम आप जानती हैं उनका कोई टॉप कमांडर वैली में नहीं बचा है। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं कि सिविलियन किलिंग्स का % कम हो गई, फोर्सेस की किलिंग कितनी कम हो गई, लेकिन जो दिख रहा है पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई। पाकिस्तान के इशारे पर अब कोई बंद नहीं होता, दुकानें खुली रहती, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। मैंने बताया कि किस तरह से टूरिस्ट बढ़ रहा है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। एक दिन एक बच्ची मुझे कुपवाड़ा से मिलने आई थी डेलीगेशन के साथ। मैंने पूछा बेटा काम बताओ, तो उसने कहा सर काम कुछ नहीं है। मैं थैंक यू बोलने हूँ, क्या हुआ? तो उसने कहा मेरा बड़ा भाई
ग्रेजुएशन 6 साल में किया, मैंने 3 साल में पास आउट कर लिया। तो पहले तो 360 में 200 दिन बंद ही रहते थे, वो सब स्थितियां बदल गई और एक अप्रोच के साथ यहाँ काफ़ी नियंत्रित करने में हमें सफलता मिली है। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, लोकल रिक्रूटमेंट, मैं समझता हूँ कि जब से आतंकवाद शुरू हुआ है इतना लो लेवल पर लोकल रिक्रूटमेंट नहीं था कभी। इसका मतलब कि अब यहाँ के लोग भी ये समझ गए हैं कि हमको गुमराह कर रहा था पाकिस्तान। अब हमारा जो पड़ोसी है उसके पेट में अस्थाई दर्द होता है, G20 की सफल मीटिंग हो जाएगी तो दर्द होगा, लोकसभा के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा तो दर्द होगा। यहीं हम लोग तो पड़ोस में रहते हैं, अब उधर यहाँ बिजली भी है, सड़क भी है, दवाई भी है, पढ़ाई भी है, वहाँ आटा के लिए लाइन लगी हुई है और लाठीचार्ज हो रहा है। तो एक प्रायोजित ढंग से 1.5 साल से कोशिश पाकिस्तान कर रहा है जम्मू रीजन में, जो शांत हो गया था, जहाँ से आतंकवाद खत्म हो गया था, वहाँ से फिर आतंकवाद को रिवाइव करने का। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों, हमारे कुछ सेना के जवान, कॉमन सिटीजन कुछ मारे गए हैं। ये सच है कि 15-16 सालों से जम्मू रीजन शांत था। अब जम्मू रीजन में भी और कश्मीर रीजन में भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश किया पाकिस्तान ने, और कई फॉरेन टेररिस्ट यहाँ इन्फिल्ट्रेट किए तो नेचुरली इसीलिए कराया उन्होंने। अब जम्मू रीजन की भी स्ट्रेटजी पूरी तरह से बन गई है 360 डिग्री। पिछले 3 दिन से आप देख रही हैं कि क्या हो रहा है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। सुरक्षा बल, जेके पुलिस, CAPF, इनका मनोबल बहुत ऊंचा है। और सेना या पुलिस पहले हायर रीचेज पर, वहाँ की टोपोग्राफी बड़ी ख़राब है, जंगल, पहाड़, तो हायर रीचेज से हट गए थे। अब उन्होंने अपनी पोजीशनिंग ले ली है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले 4 महीने में जम्मू भी पहले की स्थिति में हो जाएगा। मेरा आखिरी सवाल सर, जब आप आए तो बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं, अब चुनाव भी हो रहा है, स्टेटहुड का टाइमलाइन भी एक इंडिकेशन आ गया है कि स्टेटहुड भी हो जाएगा। आर यू अ सैटिस्फाइड मैन टुडे विद इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर? ऑफ कोर्स। 11 साढ़े 11 बजे रात को रेस्टोरेंट में बैठ कर के देश के बड़े नेता खाना खा रहे हैं। रात को 12 बजे गाड़ी से जाकर के गांव में लोग प्रचार कर रहे हैं। जो लोग बुलेट प्रूफ गाड़ियों में या पुलिस के पहरे में गाड़ी के अंदर से ही वोटर्स को नमस्कार और हाय हेलो करते थे, अब गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, मतदाता उनका स्वागत भी कर रहा है। तो ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि इस तरह का वातावरण 4 साल में बनाने में हमें सफलता मिली है। मनोज सिन्हा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।